चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर वेलकम है, स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि हम लोग पिछले क्लासेज में हम लोग बात किए थे गोधली भाग 2 के बारे में। तो गोधली भाग 2 के बारे में हमने पढ़ा था कि गोधली भाग 2 हम लोग का हिंदी पाठ्य पुस्तक का है, 10th का बुक। और इसमें हम लोग का जो भी आपको शीर्षक हम लोग बात किए थे, शीर्षक से संबंधित जो भी छोटे छोटे थे, आपको कौन सा शीर्षक का क्या प्रकृति है और क्या प्रकृति नहीं है, वो शीर्षक का क्या लेखक है, तो हमने इसके बारे में हमने बात किया था, जिक्र किया था पिछले क्लासेज में। तो चलिए, आज हम एक शीर्षक लेते हैं गोधली भाग 2 का ही, साहित्य मतलब बोलेंगे गद्य खंड वाला ही। गद्य खंड में आपको 12 लेसन हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, आपको शायद आपने वह वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो मैं एक शीर्षक लेता हूं जिसका नाम है, आपको अगर बात करें तो इस शीर्षक का आपके चैप्टर का सबसे अगर बोला जाए तो लंबा चैप्टर है, अच्छा खासा चैप्टर, इससे क्वेश्चन आने का संभावना मैक्सिमम रहता है। चलिए दोस्तों, आज 4 जनवरी 2021 है। अभी आप लोग को समय अगर बताया जाए तो अभी रात्रि के 11 बज रहे हैं। तो मैं रात्रि के 11 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और चलिए, आप सभी को आपका प्यार बना रहे, इसलिए हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी किसी प्रकार की समस्या ना आए, एग्जाम में आप लोग भली भांति सवाल कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों, एक शीर्षक मैं लिख रहा हूँ, उस शीर्षक का नाम ले रहा हूँ दोस्तों, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो आपसे अगर शीर्षक का नाम पूछे दोस्तों, हम लोग शीर्षक क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इस शीर्षक का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। आपको यदि बात करें तो इस शीर्षक के लेखक कौन है, तो आपको पिछले क्लास में मैंने समझाया था, इस शीर्षक के लेखक थे पंडित बिरजू महाराज। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। तो इस शीर्षक के लेखक थे आपको पंडित बिरजू महाराज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, शीर्षक के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक के जो लेखक है उनका नाम है आपको पंडित बिरजू महाराज। तो आपको हमने बताया था कि आपको पिछले क्लासेज में प्रत्येक शीर्षक का एक अपना प्रकृति होता है, एक अपना नेचर होता है। तो आपसे अगर सवाल करें कि यहाँ पे जीत जीत मैं निरखत हूँ लिखा गया शीर्षक है, इस शीर्षक की प्रकृति क्या है? तो इस शीर्षक की प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो यह शिक्षक आपको साक्षात्कार है। तो यह शिक्षक आपको मतलब शीर्षक जो है आपको, सॉरी, यह शीर्षक आपका है दोस्तों, तो साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार यदि आप कहें तो साक्षात्कार का मतलब आप लोग इंटरव्यू समझते होंगे। इंग्लिश वर्ड इसको बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो कहने का मतलब कोई सिंगल होता नहीं है, अकेले होता नहीं है। इंटरव्यू लेने वाले कोई ना कोई इंटरव्यू किसी का एक हो रहा है, किसका कौन ले रहा है इस बात पर डिपेंड करता है। तो आपको साक्षात्कार जो यहाँ पे हो रहा है किनका, तो साक्षात्कार यहाँ पे इस शीर्षक में जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक में साक्षात्कार आपको पंडित बिरजू महाराज का हो रहा है, पंडित बिरजू महाराज का। तो हमने आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आपका शीर्षक देगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, शीर्षक की प्रकृति क्या है? तो शीर्षक की प्रकृति आपको साक्षात्कार है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू आप लोग समझते होंगे। और अगर देगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक में साक्षात्कार किनका हो रहा है? तो पंडित बिरजू महाराज का हो रहा है। अब आपको सवाल देगा कि आखिर साक्षात्कार हो रहा है तो साक्षात्कार कोई ले रही होंगी, तो साक्षात्कार लेने का कार्य कौन कर रहे हैं? तो साक्षात्कार जो कर रही हैं, तो साक्षात्कार जो कर रही हैं तो उनका नाम है दोस्तों रश्मि वाजपेयी। क्या नाम है? रश्मि वाजपेयी। तो साक्षात्कार जो कर रही हैं उनका नाम है रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी। तो सबसे आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन देगा कि जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक में साक्षात्कार किनका हो रहा है? तो साक्षात्कार पंडित बिरजू महाराज का हो रहा है। अगला सवाल देगा कि जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक में पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार कौन ले रही हैं? तो आपका हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर रश्मि वाजपेयी हैं कौन? तो रश्मि वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि यह नटरंग पत्रिका, कौन पत्रिका? नटरंग पत्रिका की संपादिका है। नटरंग पत्रिका की क्या है दोस्तों? संपादिका, संपादिका। तो नटरंग पत्रिका की संपादिका है आपको रश्मि वाजपेयी। कौन है? रश्मि वाजपेयी। तो आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों
यदि हम लोग बात करें तो आपसे सवाल देगा कि रश्मि वाजपेयी कौन है, तो रश्मि वाजपेयी आपको नटरंग पत्रिका की संपादिका हैं, जो आपको पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार ले रही हैं। तो आपको ध्यान यह रखना है कि आपको सबसे पहले तो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार जब ले रही हैं रश्मि वाजपेयी, और रश्मि वाजपेयी है कौन, तो नटरंग पत्रिका की संपादिका हैं। नटरंग पत्रिका की कौन है, संपादिका। अब हमने बात किया कि नटरंग पत्रिका की संपादिका आपको है रश्मि वाजपेयी, और रश्मि वाजपेयी साक्षात्कार ले रही हैं किनका, पंडित बिरजू महाराज का। साक्षात्कार हो किनका रहा है, तो पंडित बिरजू महाराज का हो रहा है। जित जित में निरखत हूँ शीर्षक की प्रकृति क्या है, तो आपको शीर्षक की प्रकृति क्या है, साक्षात्कार है। क्वेश्चन देगा बाबू कि जित जित में निरखत हूँ शीर्षक लिखा किनके द्वारा गया है, तो लिखा गया है आपको पंडित बिरजू महाराज के द्वारा। अब आपको ध्यान रखना है इस लेखक के बारे में, अगर हम लोग बात करें पंडित बिरजू महाराज, तो इनके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला रश्मि वाजपेयी इंटरव्यू ले रही हैं किनका, पंडित बिरजू महाराज का। तो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि जरा आप अपने बारे में बताइए। पंडित बिरजू महाराज से सवाल पूछते हैं रश्मि वाजपेयी कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ क्या कीजिए, बताइए। चलिए आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे आपको सवाल पूछते हैं रश्मि वाजपेयी किन से, पंडित बिरजू महाराज से, कि जरा आप कुछ अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको कहते हैं कि जब रश्मि वाजपेयी से प्रश्न पूछा जाता है, रश्मि वाजपेयी प्रश्न पूछते हैं, रश्मि वाजपेयी प्रश्न पूछते हैं किन से, पंडित बिरजू महाराज से, कि जरा आप अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको पंडित बिरजू महाराज कहते हैं, पंडित बिरजू महाराज, कि हमारा जन्म जो है, हमारा जन्म आपको हुआ है लखनऊ में हुआ है। कहाँ में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। हमारा जन्म कहाँ में हुआ है, लखनऊ में। कौन बोल रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज। और कहते हैं कि 4 फरवरी 1938 को हुआ है, 4 फरवरी 1938 को। तो क्वेश्चन आपको बनेगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ में हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1938 को हुआ है। और लखनऊ का दोस्तों एक अस्पताल है जिसको बोलते हैं जफरीन अस्पताल। कौन अस्पताल, जफरीन अस्पताल, जफरीन अस्पताल। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है, तो 4 फरवरी 1938 को हुआ है। कौन अस्पताल में हुआ है, तो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ है। और कहते हैं दोस्तों, यही कहते हैं पंडित बिरजू महाराज ही सुबह के 8 बजे, सुबह के कै बजे, 8 बजे, सुबह के कितने बजे, 8 बजे। और कहते हैं कि दिन था शुक्रवार, दिन क्या था, शुक्रवार। अगर पूछा जाए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था, तो शुक्रवार के दिन हुआ था, सुबह के 8 बजे हुआ था। और कहते हैं कि बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बसंत पंचमी के एक दिन पहले। कौन बोल रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज। और बोलते हैं कि जिस समय हमारा जन्म हुआ था, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, मतलब पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, उस समय इनकी अम्मा की आयु, उस समय इनकी अम्मा की आयु 28 वर्ष थी। उस समय इनकी अम्मा की आयु कितना वर्ष थी, 28 वर्ष। तो आपसे अगर सवाल करें कि जिस समय पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, जिस समय पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, उस समय इनकी अम्मा, मतलब पंडित बिरजू महाराज की अम्मा की आयु कितने वर्ष थी, तो इनकी अम्मा की आयु 28 वर्ष थी। कितना वर्ष थी, 28 वर्ष थी। अब कहता है दोस्तों कि इनकी 3 बहनें थी। पंडित बिरजू महाराज की कितने बहनें थी, 3 बहनें थी। भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो पंडित बिरजू महाराज के 3 बहनें थी दोस्तों। और कहते हैं कि हमारी बड़ी बहन, हमारी क्या, बड़ी बहन, हमारी बड़ी बहन की आयु 15 वर्ष थी। जिस समय हमारा जन्म हुआ था, उस समय हमारी बड़ी बहन की आयु 15 वर्ष थी। हमारी अम्मा की आयु 28 वर्ष थी। और हमारी छोटी बहन 8-9 वर्ष की रही होगी। कितना वर्ष की, 8 या 9 वर्ष की रही होगी हमारी छोटी बहन। तो आपको सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि रश्मि वाजपेयी जब सवाल पूछते हैं कि जरा आप अपने बारे में बताइए, तो पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारा जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में सुबह के 8 बजे, शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। और यहाँ पे कहते हैं कि उस समय, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, उस समय हमारी अम्मा की आयु, उस समय हमारी अम्मा की आयु 28 वर्ष थी। उस समय हमारी अम्मा की आयु कितना वर्ष थी, 28 वर्ष थी। और हमारी 3 बहनें थी, जिसमें बड़ी बहन की आयु 15 वर्ष और छोटी बहन की आयु 8 से 9 वर्ष थी। अब बात करते हैं कि पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ था, हमारे बोल सकते हैं कि 7वें
पीढ़ी में हुआ था? केवें पीढ़ी में? 7वें पीढ़ी। तो आपसे ये भी सवाल करेगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म केवें पीढ़ी में हुआ था? तो 7वां पीढ़ी में हुआ था। केवां पीढ़ी में? 7वां पीढ़ी। तो क्वेश्चन देगा कि पंडित बिरजू महाराज कितने पीढ़ी में जन्म लिए थे? तो 7वें पीढ़ी में जन्म लिए थे। और आपको कहा जाता है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज के बारे में कहा जाता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं एक दूसरे के पूरक हैं। कथक के नाम से जाने जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज मतलब कथक नृत्य किया करते थे। आपको देगा कि पंडित बिरजू महाराज किस प्रकार का नृत्य किया करते थे? तो कथक का नृत्य किया करते थे। आप लोग सुनते होंगे तक धिन धिन धिन। आप लोग तक धिन 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 जो सुनते हैं, अपना धीरे धीरे मतलब नृत्य जो होता है, प्रदर्शन आपको स्लोली जो होता है, तो उस कथक नृत्य से संबंधित थे कौन? पंडित बिरजू महाराज। मतलब पंडित बिरजू महाराज इज इक्वल टू कथक का कथक इज इक्वल टू पंडित बिरजू महाराज एक दूसरे के पूरक हो चुके थे। जिस तरह से बिना कथक अगर कहीं भी कथक का नाम आएगा तो पंडित बिरजू महाराज का नाम जरूर आएगा। यदि पंडित बिरजू महाराज का नाम आएगा तो कथक का नाम जरूर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कथक और पंडित बिरजू महाराज एक दूसरे के पूरक थे। सबसे पहले तो हमने बताया कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में सुबह के 8 बजे, और कहता है दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको बसंत पंचमी एक दिन पहले हुआ था। इनकी अम्मा की आयु कितना वर्ष बताया? 28 वर्ष बताया। इनकी बड़ी बहन की आयु कितना वर्ष? 15 वर्ष। और इनकी छोटी बहन की आयु कहता है कि 8 से 9 वर्ष था। अब यहाँ पे आप लोग लेखक मतलब बोलते हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारा जन्म 7वीं पीढ़ी में हुआ था और मैं कथक नृत्य किया करता था। अब जरा आगे समझिएगा। इनकी अम्मा की आयु 28 वर्ष, ये सब हमने बात बता दिया कि इनकी कितने बहनें थी? तो 3 बहनें थी। जो आप सुनिएगा वही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का रूप धारण करेगा। लेकिन कहते हैं कि भले ही हमारा जन्म लखनऊ में हुआ है, भले ही हमारा जन्म कहाँ में हुआ है? लखनऊ में हुआ है, परंतु हमारे परिवार वाले, हमारे क्या दोस्तों? परिवार वाले, बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारे परिवार वाले 22 वर्षों से, कितना वर्षों से? 22 वर्षों से रामपुर में रह रहे थे। कहाँ में रह रहे थे? रामपुर में। तो आपसे अगर क्वेश्चन देगा कि पंडित बिरजू महाराज के परिवार वाले कितने वर्षों से रामपुर में रह रहे थे, तो पंडित बिरजू महाराज के परिवार वाले 22 वर्षों से रामपुर में रह रहे थे। 22 वर्षों से रामपुर में रह रहे थे। अगर क्वेश्चन देगा कि पंडित बिरजू महाराज के परिवार वाले कितने वर्षों से रामपुर में रह रहे थे, तो पंडित बिरजू महाराज के परिवार वाले 22 वर्षों से रामपुर में रह रहे थे। अब यहाँ पे आपको कहते हैं क्या लेखक यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज कि भले ही हमारा जन्म लखनऊ में हुआ है, जन्मभूमि हमारा लखनऊ में हुआ है मतलब, लेकिन हमारा लालन पालन कहने का मतलब रामपुर में हुआ है। तो मतलब रामपुर और लखनऊ से पंडित बिरजू महाराज का बोल सकते हैं कि आत्मीय संबंध है, मतलब का अच्छा खासा संबंध है। किनको? पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ है, लेकिन लालन पालन कहाँ में हुआ है? तो रामपुर में हुआ। इनके परिवार वाले फैमिली कहाँ रहा करते थे? रामपुर में रहा करते थे। कितने वर्षों से रहा करते थे? 22 वर्षों से रहा करते थे। और जिस समय इनका जन्म हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं था, उस समय राजतंत्र था। तो वहाँ पे रामपुर का मतलब बोल सकते हैं कि लखनऊ का जो नवाब था, तो लखनऊ के नवाब के यहाँ, लखनऊ के नवाब के यहाँ। तो हम लोग बात करें दोस्तों, तो लखनऊ के नवाब की यदि बात करें तो लखनऊ के ही आसपास अगर रामपुर पड़ता है, तो लखनऊ के नवाब, जरा समझिएगा यहाँ पे कहानी का टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो लखनऊ था, तो लखनऊ का जो नवाब है, लखनऊ का कौन? नवाब। नवाब उसको बोलते हैं, स्वतंत्र शासक को नवाब बोलते हैं। तो लखनऊ का नवाब था। यही नवाब के यहाँ पंडित बिरजू महाराज के दादाजी नौकरी किया करते थे। पंडित बिरजू महाराज के दादाजी क्या किया करते थे? नौकरी किया करते थे। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारे दादाजी एकदम वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध कहने का मतलब इतना वृद्ध हो चुके थे कि नृत्य करते करते, और ऐसे इनके फैमिली मेम्बर जो भी हैं सारे फैमिली नृत्य से जुड़े हुए थे। किनके फैमिली? पंडित बिरजू महाराज के। तो यहाँ लेखक पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारे दादाजी इतना वृद्ध हो चुके थे कि उनको नौकरी करने का मन नहीं करता था, और हमेशा वो सोचते थे कि हमारे नौकरी राजा के यहाँ से, नवाब के यहाँ से कब छूटे। लेकिन बाबू क्या, तो राजतंत्र है, राजा जब चाहेगा छोड़ेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे दादाजी हैं, मतलब पंडित बिरजू महाराज के जो दादाजी हैं, वो कहते हैं कि हमको नौकरी छोड़ने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर में जाया करते थे, हम माथा टेकते थे। कौन टेकते थे? पंडित बिरजू महाराज के दादाजी, ताकि हम लोग को नवाब के यहाँ से कब नौकरी मिले, छुट्टी, नौकरी से छुटकारा मिले। कौन बोल रहे हैं? लेखक कहते हैं अपने दादाजी के बारे में। अब यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे लिखते हैं लेखक पंडित बिरजू महाराज कि जब मैं छोटा था, 4-5-6 बरस का रहा होगा शायद, तो छोटा था तो दादाजी जा रहे थे नवाब के यहाँ नौकरी करने। हम जिद कर दिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे,
हम भी आपके साथ चलेंगे। दादाजी हमको लेकर जा नहीं रहे थे, लेकिन बच्चे आप लोग देखते हो कि जिद जब कर देते हैं, जिद पर जब अड़ जाते हैं कि जाने के लिए जाएंगे तो जाएंगे, तो बाबू लखनऊ के जो बोल सकते हैं नवाब के यहाँ जाने के लिए जिद कर देते हैं आपको पंडित बिरजू महाराज अपने दादाजी के साथ। लेकिन बाबू दादाजी को क्या होता है कि लेकर जाना पड़ता है साथ में। जैसे ही बाबू पंडित बिरजू महाराज को लेकर अपना दादाजी के साथ मतलब जाते हैं, दादाजी के साथ जाते हैं कौन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के नवाब के यहाँ। अब वहाँ लखनऊ के नवाब के यहाँ जिसका नौकरी है वही जाएगा, कोई दूसरा कोई जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे आपको बात यहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ का राजा जैसे ही देखा पंडित बिरजू महाराज को, छोटा बालक को कौन ले आया है, इसका दादा। अब क्या होता है कि इसका दादा पर गर्म हो जाता है कि आप इसको क्यों ले आए, ये क्या माजरा है, आपका जॉब है यहाँ, आपका नौकरी है, आप आइए अपने साथ, जिसको मन करता है उसको आप लेकर चले आते हैं, गलत काम है। अब क्या होता है बाबू, यहाँ पे हम लोग को समझना ही है बात कि पंडित बिरजू महाराज के जो दादाजी हैं, पंडित बिरजू महाराज के कौन, दादाजी। तो पंडित बिरजू महाराज के दादाजी एक तो बुजुर्ग हो चुके थे, अब इनको डांट खानी पड़ रही है पंडित बिरजू महाराज के चक्कर कारण। अब यहाँ पे होता है कि पंडित बिरजू महाराज को दादाजी को सुनाता है राजा, कहता है कि अगर तुमने अपने पोते को ले आया है तो आज से तुम अब क्या होगा कि तुम्हारा पोता आज डांस करेगा, तुम्हारा पोता नृत्य करने का काज करेगा। कहने का मतलब पंडित बिरजू महाराज नृत्य करेंगे। अब इनके दादाजी को तो कहने का मतलब होश ठिकाना नहीं है, सोचता है कि छोटा बालक है नृत्य कैसा करेगा, ये तो कभी सीखा नहीं है। दादाजी इनके सोचते हैं कि जो छोटा बालक है कभी नृत्य किया भी नहीं है तो इस नृत्य करेगा कैसे। लेकिन राजा का आदेश, पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारे दादाजी को आदेश दिया गया कि आप अपने पोता को नचवाइए। तो कहने का मतलब दादाजी अब क्या करते हैं, राजा का आदेश है। अब पंडित बिरजू महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि हमको क्या पता, छोटे बालक थे, हमारे पायल मतलब पैरों में, हमारे पैरों में पायल पहनाए जा रहे थे, घुंघरू जो बजता है ना, तो घुंघरू पहनाए जा रहे थे, पायल पहनाए जा रहे थे और पहना दिया गया। और हमारे चारों तरफ मतलब क्या था कि अपना जो भी धुन मतलब होता है, सुर ताल बजना शुरू होता है। जैसे ही सुर ताल बजता है, अचानक मेरे को क्या पता क्या संगीत होता है, क्या नृत्य होता है, हम छोटे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यहाँ लेखक कहते हैं पंडित बिरजू महाराज, अचानक हमारे पैर थिरकने लगते हैं और मैं नृत्य करना प्रारंभ कर देता हूँ। कहते हैं कि मैं इस कदर नृत्य करता हूँ कि राजा हमारे नृत्य को देख करके खुश हो जाता है। और यहाँ दादाजी को कहता है कि अब तुम्हारा पोता भी यहाँ नृत्य करेगा। लखनऊ के नवाब कह दिया। अब दादा और पोता अपना चला आता है घर। मतलब नृत्य बिरजू महाराज का नृत्य बहुत अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा, तो लखनऊ के नवाब को। लखनऊ के नवाब मतलब वहाँ के राजा को। तो वहाँ के राजा को जब नृत्य बढ़िया लगता है, पसंद आता है। अब यहाँ पे मामला होता है कि दादाजी जो है लेखक के, वो भी साथ आते हैं और यह बात दादाजी ये अपनी बहू को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मतलब बिरजू महाराज तो बिरजू महाराज को नवाब के यहाँ नौकरी लगा है। नवाब के यहाँ क्या लगा है, नौकरी लगा है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे आपको समझना होगा। जैसे ही लेखक के दादाजी कहते हैं, मतलब लेखक की अम्मा को, कि आपका बेटा मतलब तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हारे बेटा को नवाब के यहाँ क्या लगा है, नौकरी लगा है। तुम्हारे बेटा को जब नवाब के यहाँ नौकरी लगा है, तो इस बात को सुन करके कहते हैं बिरजू महाराज की हमारी अम्मा तो गुस्सा जाती है। हमारी अम्मा कहती है कि हमारा बेटा कहीं नौकरी करने नहीं जाएगा। अब सोचो, आप लोग समझ सकते हैं, अब राजा के यहाँ नौकरी लग रहा है किसी लड़के को, तो उसकी माँ को तो खुश होना चाहिए। लेकिन बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारी माँ इस बात को जब सुनती है तो खुशी के बजाय वह दुखी होती है। और पंडित बिरजू महाराज कहते हैं, मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे दादाजी पर गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा कहीं नौकरी करने नहीं जाएगा। अभी कहाँ का बात है, तो यहाँ पे बात यहाँ समझने वाली है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे जो भी फैमिली मेम्बर थे, हमारे जो भी परिवार के सदस्य थे, सारे परिवार के सदस्य क्या किया करते थे, नृत्य का काज किया करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था, उस नृत्य से उतना आमदनी नहीं हो पाता था ताकि हमारे सही परिवार का भरण पोषण हो सके। कभी कभी ऐसा भी नौबत आता था कि एक आध वक्त की चूल्हा मतलब नहीं जल पाता था, दिक्कत होता था, भोजन तक नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा समय आता था। इसीलिए लेखक की अम्मा कहते हैं कि हमारा बेटा नौकरी करने के लिए नहीं जाएगा। अब सुबह होता है, राजा का आदेश था कि जे अपने पोता को भी साथ लेकर आना। अब दादाजी जा रहे हैं सिंगल। दादाजी के डर लग रहा है कि कल तो बिना पूछे लेके गए थे, आज तो राजा कहा है कि लेके आना, तो हम लेके नहीं जा रहे हैं। आज राजा हमको क्या करेगा, नवाब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमको कोई अता पता नहीं है। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। अब दादाजी जब नवाब के यहाँ जब सिंगल जाते हैं, तो वहाँ जब नवाब पूछता है इनके लेखक के दादाजी से, तुम्हारा पोता कहाँ गया,
तो दादाजी चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इसकी मतलब हमारे पोते की जो अम्मा है, मतलब हमारी बहू है, वो क्या कहता है कि वो अपना बेटे को नौकरी पर रखना चाहता, रखवाना नहीं चाहता है। तो अब जैसे ही सुनता है कि अगर तुम्हारा पोता अगर यहाँ नृत्य नहीं करेगा तो तुमको सजा मिलेगा। कौन कहता है? नवाब। अब पंडित बिरजू महाराज के दादाजी तो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब डर जाते हैं कि तुमको सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। अब जैसे ही नवाब बात बोलता है तो बिरजू महाराज के दादाजी कहते हैं कि हम तो कुछ क्षण के लिए एकदम डर चुके थे, लेकिन नवाब जब फैसला सुनाता है कि अगर तुम्हारा पोता नौकरी अगर नहीं करेगा तो बोल सकते हैं कि तुम्हारी भी नौकरी गई, छुट्टी हुई। अब ये तो दंड सुनाया था, कौन? नवाब। किन को? दादाजी को। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारे दादाजी को दंड के रूप में पुरस्कार मिल गया। दंड के रूप में क्या मिल गया? पुरस्कार मिल गया। अब वो तो चाह ही रहे थे कि हमको नवाब के यहाँ से कहीं नौकरी से छुटकारा मिले, या इनको बाबू दंड के रूप में जब पुरस्कार मिलता है, खुशी खुशी वहाँ से चले आते हैं और जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी का कुछ मंदिर, और हनुमान जी का मंदिर जाते हैं और वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ सवाल देता है कि लेखक के दादाजी हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद क्यों चढ़ाने के लिए गए थे? तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि नौकरी से छुटकारा पाने चाहते थे और उनको नौकरी से छुटकारा मिल गया नवाब के यहाँ से, इसी कारण वह क्या करने के लिए चले गए? हनुमान जी के मंदिर में चले गए। लेकिन एक तरफ तो इनको छुट्टी मिला, खुशी हुए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अगर घर बैठेंगे तो कहाँ से आएगा रुपया? आखिर काम करने के जाते थे तब तो कुछ रुपया आता था, लेकिन यहाँ पर तो अब काम भी नहीं है, अब तो नौकरी भी खत्म, अब कहाँ से खर्च चलेगा परिवार का? दिक्कत यहाँ आया। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे दादाजी क्या करते हैं। लेखक अपने दादाजी के साथ, लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज अपने दादाजी के साथ दिल्ली की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली की ओर। लखनऊ से प्रत्येक दिन दिल्ली इनको जाना होता था। दादाजी बुजुर्ग हो चुके थे। लेखक कहते हैं कि हमारे दादाजी बुजुर्ग हो चुके थे और लखनऊ से ट्रेन पर बैठकर जाना होता था दिल्ली। और कहते हैं कि दिल्ली जब हम पहुंचे थे अपने दादाजी के साथ तो हम वहां जुड़े थे एक संस्था से जिसका नाम था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। तो आपसे सवाल करेगा, जिस समय पहली बार पंडित बिरजू महाराज दिल्ली गए थे तो किस संस्था से जुड़े थे? तो संस्था का नाम था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, और इस संस्था के डायरेक्टर थे निर्मला जोशी। इस संस्था के डायरेक्टर कौन थे? तो इस संस्था के डायरेक्टर का नाम याद रखना है, निर्मला जोशी। अगर आपसे सवाल करेगा, मान लिया जाए कि आपको सवाल करेगा कि जिस समय दिल्ली गए थे पंडित बिरजू महाराज पहली बार तो किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। और इस संस्था के डायरेक्टर कौन थे? तो इस संस्था के डायरेक्टर थे निर्मला जोशी। और इस संस्था में 2 शिक्षक रहा करते थे ट्रेंड करने वाले। एक का नाम था लीला कृपलानी, एक था लीला जी और एक कपिला जी। बोल सकते हैं एक लीला जी और दूसरा क्या? कपिला जी। तो इस कदर करके आपको वो 2 ट्रेनर रहा करते थे, जो शिक्षक रहा करते थे, जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं मतलब पंडित बिरजू महाराज कि जिस समय हम दिल्ली पहुंचे तो उस समय एक संस्था से जुड़े, उस संस्था का नाम था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। और उस संस्था के डायरेक्टर कौन थे? निर्मला जोशी थी। और बाबू बोल सकते हैं कि लीला जी और कपिला जी वहाँ के शिक्षिका थे। कहाँ के? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक के। लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रत्येक दिन लखनऊ से दिल्ली भरे ट्रेन में आना बस की बात नहीं थी। अब क्या होता है कि आन जान बंद कर दे फिर हमारे दादाजी, अब बंद कर दिए और हमारे दादाजी का तबीयत बिगड़ा। और तबीयत बिगड़ता है तो तबीयत बिगड़ने के दरमियान क्या होता है कि हमारे दादाजी का क्या होता है? निधन होता है। जब हमारे दादाजी का निधन होता है, मतलब कौन बोलते हैं? लेखक बिरजू महाराज। जब बिरजू महाराज कहते हैं कि जब हमारे दादाजी का निधन होता है, हमारे दादाजी का जब निधन होता है, यहाँ पे लेखक जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद कहते हैं यहाँ पे लेखक कि हमारे परिवार की लेखक कहते हैं कि हमारे परिवार की सारा जिम्मेवारी हमारे पिताजी के ऊपर आ जाता है। हमारे पिताजी के ऊपर आ जाता है, मतलब लेखक के पिताजी के ऊपर आ जाता है। क्योंकि पहले लेखक के दादाजी थे, मतलब तब कुछ काम किया करते थे, लेकिन जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाता है तो सारे जिम्मेवारी लेखक के पिताजी के ऊपर आ जाता है। और लेखक यहाँ पे बिरजू महाराज अपने पिताजी के बारे में कहते हैं
कि हमारे पिताजी बड़े ही नेक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। कहने का अभिप्राय हमारे पिताजी इतने नेक सज्जन ईमानदार व्यक्ति थे कि अगर बगल वाले के यहाँ अगर भोजन नहीं है तो अपने भूखा रह जाते थे, लेकिन उसको भोजन खिला दिया करते थे। और उसको रुपया की कमी है तो अपने नाम पर, अपने साख पर रुपया लेकर के उसको दिया देते थे, लेकिन उसको भूखा रहने नहीं देते थे। तो आपसे क्वेश्चन देगा कि आपको पंडित बिरजू महाराज के पिताजी के मतलब स्वभाव के बारे में बताओ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पंडित बिरजू महाराज का स्वभाव बहुत ही क्या था, सरल, सहज और ईमानदार काफ़ी व्यक्ति थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज के पिताजी। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हमने अपना गुरु पंडित मतलब अपने पिताजी को ही माना था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लेखक के गुरु कौन थे, तो लेखक के गुरु कौन थे, तो पिताजी थे। और अपने पिताजी से बोलते हैं कि हम 500 रुपया देकर के गंडा बंधवाने का कार्य किए थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। तो आपको ध्यान रखना है कि लेखक के गुरु कौन थे, तो लेखक के गुरु कौन थे? पिताजी थे। अब यहाँ पे बिरजू महाराज कहते हैं कि हमारी जीवन की अगर बात करें तो क्या हुआ कि एक बार हमारे पिताजी, एक बार की बात क्या है, कहीं प्रोग्राम वगैरह करके आ रहे थे, कहीं से प्रोग्राम वगैरह करके आ रहे थे हमारे पिताजी, और रास्ते में क्या हुआ कि गर्मी का दिन था, लू लग गया हमारे पिताजी को। और लू लग गया वो तो किसी को बताए तक नहीं कि हमको लू लगा है, हम बीमार हैं। अब क्या होता है कि नहीं जब किसी को बताते हैं, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और इतनी बिगड़ जाती है कि उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लेकिन हमारे पिताजी को बचना संभव नहीं था, इतना बीमार हो चुके थे। तो यही यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि हमारे पिताजी का जब उसी समय निधन होता है, जिस समय हमारी आयु 9 वर्ष की थी, जिस समय हमारे पिताजी का निधन होता है, लेखक कहते हैं कि जिस समय हमारे पिताजी का निधन होता है उस समय हमारी 9 वर्ष की आयु थी। कितना वर्ष की? 9 वर्ष की आयु में लेखक के पिताजी मतलब बिरजू महाराज के पिताजी चले जाते हैं। और यहाँ पे लेखक बहुत मतलब बोल सकते हैं चिंतनीय बात करते हैं, मतलब दुखद बात करते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर बोला जाए कि सबसे अगर कोई दुखद समय आया, हमारे जीवन में अगर सबसे कोई दुखद समय आया तो वह दुखद समय था हमारे पिताजी का निधन। क्योंकि हमारे पिताजी का जब निधन हुआ था तो हमारे घर में पैसा तक नहीं था, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं था, हमारे पिताजी का कहने का मतलब कर्म क्रिया कर्म कांड करने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं सड़कों पर, गलियों में, इधर शहरों मोहल्लों में जा करके नृत्य किया और नृत्य करके कुछ रुपया पैसा इकट्ठा किया, और उसी रुपया पैसा इकट्ठा करके क्या किया कि मैंने पिता का अंतिम संस्कार करने का कार्य किया। कौन कहते हैं? पंडित बिरजू महाराज। तो आपसे क्वेश्चन देगा कि लेखक के जीवन में सबसे, चाहे बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? जब हमारे पिताजी मतलब लेखक के पिताजी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देगा कि लेखक के पिताजी का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, मतलब लेखक कितने वर्ष के थे? तो मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का निधन हुआ। अब कहते हैं कि जब हमारे पिताजी का निधन हुआ तो हमारे परिवार अब कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ये डिपेंड कर गया। अब हमारे एक चाचा थे, हमारे क्या थे? चाचा थे, जिनका नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज। तो यहाँ से आपको सवाल देता है कि शंभू महाराज कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। रिश्ते में क्या लगते थे? चाचा लगते थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शंभू महाराज कौन थे, तो शंभू महाराज लेखक के यहाँ पे चाचा लगते हैं। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि शंभू महाराज को परिवार से उतना मतलब नहीं था, खाने पीने वाले आदमी थे, जितना कमाते थे उतने उड़ा देते थे, उससे ज़्यादा तक उड़ा देते थे। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि शंभू महाराज हमारे रिश्ते में चाचा लगते थे। कभी कभी यहाँ बोलते हैं कि हम छोटे थे तो अपने चाचा के साथ बाजार जाया करते थे, तो क्या करते थे कि अपना मतलब मूंग के दाल के नाम पर कढ़ी वगैरह, अंडी की कढ़ी खिला दिया करते थे हमको। कौन? शंभू महाराज। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शंभू महाराज और बिरजू महाराज के बीच क्या संबंध था, तो शंभू महाराज और बिरजू महाराज एक दूसरे के संबंध चाचा और भतीजा का संबंध था, और उतना अच्छा तालमेल नहीं रहा करता था शंभू महाराज और बिरजू महाराज के बीच। आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हमारे पिताजी का जब निधन हुआ तो उस समय हमारे जीवन में सबसे दुखद समय आया। अब यहाँ पे आपको आगे कहानी बताते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब जीवन में दुखद समय आता है तो कोई परिवार से लेकर के रिश्तेदार तक भी कोई पूछता उछता नहीं है। तो वही क्या कर रहे थे, लखनऊ की सड़कों पर बिरजू महाराज अपनी अम्मा के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। तो कहते हैं कि हमको लखनऊ की सड़कों पर मिले लीला जी और कपिला जी। जैसे ही लीला जी और कपिला जी से मुलाकात होता है लखनऊ की सड़कों पर, तो क्या करते हैं, हमको बिरजू महाराज को मतलब यहाँ बोलते हैं बिरजू महाराज कि हमें क्या करते हैं कि लीला जी कपिला जी पुनः दिल्ली हम चले जाते हैं इनके साथ। जब दिल्ली जाते हैं तो उस समय हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक का नाम बदल चुका था, उस समय इसका नाम हो चुका था संगीत भारती।
संगीत भारती। तो क्वेश्चन देगा कि पंडित बिरजू महाराज जब दूसरी बार दिल्ली पहुंचे उस समय किस संस्था से जुड़े, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक ही था, लेकिन उसका नाम बदल गया था, जिसका नाम हो गया था संगीत भारती। अबर कहते हैं कि यहाँ 3 से 4 बरस गुजार देते हैं संगीत भारती में, और संगीत भारती में रियाज डेली किया करते थे। कहीं यहाँ तक लेखक कहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन मतलब सुबह के 3 बजे 4 बजे भोर में जग करके अपना रियाज किया करता था, और एक दिन भी क्लास नागा करने का प्रयास नहीं करता था। और संगीत भारती में अपना दिनचर्या यही बताते हैं कि हम प्रत्येक दिन क्लास किए हैं, कभी क्लास ड्रॉप करने का प्रयास नहीं किए हैं। और अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया कि सीख लिया नृत्य का कला। अब यहाँ पे एक बात कहते हैं, लेखक से जब पूछती है रश्मि बाजपेयी कि आप जरा ये बताइए कि आप अपना शागिर्द के बारे में बता सकते हैं। शागिर्द तो शागिर्द का मतलब होता है शिष्य। शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर शागिर्द की मैं बात करूँ तो मेरा शागिर्द बहुत सारे हुए हैं। मेरा शागिर्द क्या हुए हैं? बहुत सारे हुए हैं। हमारे शिष्य बहुत सारे हुए हैं। हमसे मतलब बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि शागिर्द मतलब बहुत सारे शिष्य इनका हुआ है। किनका? बिरजू महाराज का। तो बिरजू महाराज का बहुत ही शागिर्द हुए, बहुत सारे हमसे शिक्षा ग्रहण किए। और यहाँ पे लेखक से पूछा जाता है बिरजू महाराज से, आप ही जरा बताइए कि आपको प्रथम पुरस्कार कब मिला था? प्रथम पुरस्कार कब मिला था? लेखक कहते हैं, लेखक से जब पूछते हैं रश्मि बाजपेयी कि आपको प्रथम पुरस्कार कब मिला था, तो प्रथम पुरस्कार कब मिला था, तो लेखक यहाँ पे बिरजू महाराज कहते हैं कि एक बार कि मैं बचपन में अपने चाचा जी, दादाजी और पिताजी के साथ नृत्य कर रहा था, वहाँ पे गाया था कलकत्ता। कहाँ गया था? कलकत्ता। तो कलकत्ता में एक प्रोग्राम था और वहीं पे मैं नृत्य करने का कार्य कर रहा था। नृत्य करने का जब कार्य कर रहा था वहाँ पे कलकत्ता में, तो उसी के साथ हमको क्या हुआ कि प्रथम पुरस्कार मिला था। और कलकत्ता के दर्शकों ने हमको इतना प्रेम दिया कि उसी समय हम सोचनिए मतलब हमको नृत्य के लिए प्रेरणा अगर क्वेश्चन दिया जाए कि नृत्य के लिए प्रेरणा लेखक को कहाँ से मिला था, तो कलकत्ता के दर्शकों से। कलकत्ता के दर्शकों से। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिरजू महाराज को नृत्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला, तो कलकत्ता के दर्शकों से। और प्रथम पुरस्कार किसके साथ मिला था? तो जब अपने चाचा जी, अपने दादाजी और पिताजी के साथ नृत्य कर रहे थे, तो कलकत्ता में इनको प्रथम पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पे लेखक से पूछते हैं कि आपका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, तो लेखक कहते हैं कि हमारा विवाह 18 वर्ष की अवस्था में हुआ। और हम अपनी अम्मा को बहुत बड़ा जज मानते हैं। बहुत बड़ा क्या मानते हैं? जज मानते हैं। तो क्वेश्चन देगा कि लेखक अपने जज किसको मानते हैं, तो अपनी अम्मा को मानते हैं। गुरु किनको मानते हैं, तो अपने पिताजी को मानते हैं। आगे आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। लेखक ने एक छोटा सा बात का और जिक्र किया है। लेखक यहाँ पे कहते हैं, लेखक से जब पूछा गया कि क्या आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो हाँ, तो हमको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया जब हम 27 वर्ष के थे। के वर्ष के? 27 वर्ष के। विवाह के वर्ष में हुआ था, तो 18 वर्ष में 27 वर्ष की अवस्था में हमको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लेखक कहते हैं पंडित बिरजू महाराज। आगे इन्होंने बताया कि देखिए, एक बात का जिक्र करते हैं यहाँ पे कि आज का मतलब आधुनिक नृत्य मतलब आधुनिक काल के कलाकार और पहले का कलाकार। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं बिरजू महाराज के, देखिए कि आधुनिक काल का आज का जो कलाकार है उसको बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाता है। आज के कलाकार के आने से पहले 1 महीना पहले ही स्टेज वगैरह बना दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े विचित्र लाइट लगा दिए जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का मतलब गर्मी हो या ठंडा उसको अनुभूति नहीं होता है। एसी कूलर बहुत सारे व्यवस्था किया जाता है। परंतु हमारे ज़माने में जब हम नृत्य किया करते थे तो कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि केवल दर्री बिछा दिया अपना, ऐसे ही समतल भूमि पर, समतल है या नहीं है, उसमें हम लोग को नृत्य करते करते कभी कभी पैर में मोच भी आ जाया करता था। तो हम लोग के समय नृत्य बहुत कठिन था, लेकिन आज के समय आधुनिक काल के कलाकार को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखो दोस्तों, हमने ऐसा नहीं किया, मतलब मैक्सिमम बात कुछ जो आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनना चाहिए था वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक से। तो जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक से के माध्यम से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बताना पड़ेगा। मैं इस बात को 2 मिनट में और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन देगा कि जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक के लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक की प्रकृति क्या है, तो इस शीर्षक की प्रकृति क्या है? साक्षात्कार है। क्वेश्चन देगा कि इसमें साक्षात्कार हो किन का रहा, तो इसमें साक्षात्कार बिरजू महाराज का हो रहा है। कौन ले रही हैं, तो रश्मि बाजपेयी ले रही हैं। क्वेश्चन देगा कि रश्मि बाजपेयी कौन है, तो नटरंग पत्रिका की संपादिका है। क्वेश्चन देगा कि लखनऊ में जन्म कब हुआ था बिरजू महाराज के, तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। लखनऊ के कौन अस्पताल में? जफरीन अस्पताल में। सुबह के बजे 8 बजे हुआ था। और इनकी कितने बहनें थी, तो इनको 3 बहनें थी। इनकी अम्मा की आयु कितना वर्ष था, तो 28 वर्ष था।
और इनकी बड़ी बहन की आयु कितना वर्ष था, 15 वर्ष था। और हमने बात किया कि लेकिन इनका लालन पालन हुआ है रामपुर में, और रामपुर में इनके परिवार वाले 22 वर्षों से रह रहे थे। और बोले थे कि दादाजी के साथ जब दिल्ली में गए थे तो कौन संस्था से जुड़े थे, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। उसके डायरेक्टर कौन थे, निर्मला जी। और उनका शिक्षिका तो कौन थे, लीला जी और कपिला जी, आपको ध्यान रखना है। अब हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे इनके दादाजी, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर क्यों गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब नवाब के हाथ से उनको नौकरी से छुटकारा मिला तो खुशी का इजहार करने के लिए गए थे। आपको ध्यान देगा कि पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था, तो जब उनके पिताजी का निधन हुआ था। तो कितने वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में। उनके पिताजी के बारे में पूछेगा तो उनके पिताजी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उनके पिताजी जो थे बहुत ही नेक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे, सहज स्वभाव के थे। आप बता सकते हैं। शंभू महाराज कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, मतलब दोनों दूसरे के चाचा और भतीजा का संबंध था। दोनों में अच्छा खासा संबंध, उतना नहीं था लेकिन अच्छा खासा संबंध था। आपको ध्यान रखना है कि जब दूसरी बार पंडित बिरजू महाराज दिल्ली गए थे तो कौन संस्था से जुड़े, तो संगीत भारती, क्योंकि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक का ही नाम बदल चुका था, संगीत भारती हो चुका था। और वहाँ पे बहुत सारे समय गुजार देते हैं, अच्छा खासा समय गुजार देते हैं। कौन, पंडित बिरजू महाराज। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि उन्होंने बताया कि शागिर्द मतलब शिष्य वगैरह होता है। प्रथम पुरस्कार अपने चाचा दी दादाजी अपना जो भी पिताजी के साथ नृत्य कर रहे थे कलकत्ता के दर्शकों से, उनको नृत्य के लिए प्रेरणा मिली। और विवाह जब हुआ था 18 वर्ष की अवस्था में। और जज किसको मानते हैं, तो अपनी अम्मा को मानते हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो 27 वर्ष की अवस्था में। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ आपको एक आउटलाइन ड्रा करने का मतलब एक सारांश देने का प्रयास किया है। जित जित में निरखत हूँ शीर्षक का। इसी प्रकार से मैं और शीर्षक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अभी आपको बोल सकते हैं तो आप लोगों को 11:30 बज रहा होगा। तो आप लोग आज भर इतना ही पढ़िए, फिर हम लोग कल के समय में वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।